गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र विषय का पहला पाठ संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अब संसदीय शासन प्रणाली है क्या, नागरिक शास्त्र विषय में जो आगे के पाठ है आज के बाद उसमें भी हम सब पढ़ेंगे। यहाँ पर 3 फोटो दिखाए गए हैं। अब सबसे पहले सब पहचानते होंगे इनको। ये है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और ये है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। अब इन लोगों का आगे क्या संबंध आएगा इस पाठ से मैं बताऊंगा। संसदीय शासन प्रणाली का परिचय, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है पहले पाठ में, संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है, उसके बाद हमारे देश में किस तरह से शासन चलता है, कैसे शासन व्यवस्था चल रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन हम प्रस्तुत पाठ में करेंगे। अब ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में पहले भी आए। संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है, भारत में प्रधानमंत्री है, अमेरिका में प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। इसके पहले के चित्र में मैंने दिखाया आप लोगों को डोनाल्ड ट्रंप, और उनके आगे मैंने कहा राष्ट्रपति है अमेरिका के, और हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वहां पे राष्ट्रपति, यहाँ पर प्रधानमंत्री। तो ऐसा क्यों है, यही सब हम आगे पढ़ने वाले। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है। अब उपर्युक्त उल्लिखित कुछ प्रश्नों से हमारे ध्यान में आता है कि प्रत्येक देश की शासन प्रणाली का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात शासन करने की जो पद्धतियां है हर एक देश में अलग अलग है। हम लोग कभी कभी समाचार में देखते भी है, न्यूज चैनल्स पे किम जोंग के बारे में बताया जाता है, नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में बताया जाता है, रूस के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति के बारे में बताया जाता है, व्लादिमीर पुतिन जी है। फिर उसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी दिखाई देते हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी। तो इस तरह से बहुत सारी शख्सियत हम टीवी पर न्यूज के माध्यम से देखते रहते हैं। तो हमारे देश और बाकी के देश का जो सिस्टम है, जो कानूनी व्यवस्था है, देश को चलाने का जो संचालित करने की जो प्रणालियां हैं वो अलग अलग है। तो विविध प्रकार की शासन प्रणालियों का स्वरूप जानने से पहले हम शासन संस्थाओं के मुख्य अंगों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस संस्था में विधानमंडल कानून बनाने का कार्य करता है। विधानमंडल, विधिमंडल भी कहते हैं, विधि अर्थात कानून, नियम जो अपने देश को चलाने के लिए कानून की व्यवस्था की जरूरत है वह विधानमंडल बनाने का कार्य करता है। फिर कार्यकारी मंडल है, उसी के अंतर्गत कार्यकारी मंडल वह कानूनों की प्रत्यक्ष रूप में कार्यवाही करता है, अर्थात जो भी कानून बनाया गया है उसका सही रूप से संचालन करने का कार्य कार्यकारी मंडल करता है, कि वो कानून सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का काम न्यायपालिका, न्याय प्रदान करने का कार्य। अगर कहीं भी कानून में चूक होती है या कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका सिस्टम एक दिया गया है, जज जहाँ पर प्रमुख होते हैं और वो जजेस अपना फैसला सुनाते हैं। अगर किसी ने अपील की किसी कानून के खिलाफ, या कहीं किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, या कोई जबरदस्ती किसी को कष्ट दे रहा है, न्याय के खिलाफ अगर जा रहा है, नियम के खिलाफ जा रहा है, तो न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। तो प्रमुख 3 है, विधानमंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका। अब संविधान द्वारा इन 3 अंगों के कार्य, उनके अधिकार क्षेत्र और सीमाएं तथा तीनों अंगों के परस्पर संबंध निर्धारित किए जाते हैं। ये संबंध किस स्वरूप के हैं, इस पर शासन संस्था का स्वरूप निश्चित होता है। इसके आधार पर शासन प्रणाली के मुख्य 2 प्रकार दिखाई देते हैं, एक संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब आगे हम पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली है क्या। अब यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वह है हमारे देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च
नियम बनाने का जहाँ पे कार्य चलता है, पार्लियामेंट या संसद भवन। संसदीय शासन प्रणाली मुख्यतः इंग्लैंड में विकसित हुई। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, अलिखित अर्थात लिखा गया नहीं है, और हमारे यहाँ लिखित संविधान चलता है। उसकी पूरी एक पुस्तक है संविधान की, जिसके अंदर सभी नियम कानून, हर तरह से देश को किस तरह से चलाना है, हर बात के लिए कोई न कोई नियम उल्लिखित है, लिखा गया है। आज भी वहां के शासन का अधिकांश कार्य रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है। पार्लियामेंट भी वहां की उत्क्रांत संस्था है। पार्लियामेंट पर आधारित पार्लियामेंट्री शासन प्रणाली को इंग्लैंड का योगदान माना जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई और इंग्लैंड से ही बाकी के विश्व के देशों को मिली। तो हमारे देश में जो संसदीय शासन प्रणाली चल रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान इंग्लैंड का है। भारत में हम इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में व्यापक रूप में समानता पाई जाती है, परंतु संस्थात्मक उद्देश्य की दृष्टि से भारतीय शासन प्रणाली भिन्न है। इसका मतलब क्या है कि जो नियम बने हैं इंग्लैंड में सबसे पहले बने, वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले अडॉप्ट किया गया, लिया गया। उसी के आधार पर भारतीय संसदीय शासन प्रणाली भी चल रही है। अर्थात दोनों में काफी समानता है, लेकिन जो चलाने का उद्देश्य है, जो संस्थाएं हैं, वह इंग्लैंड से हमारे देश में भिन्न है। वहां का जो सिस्टम है, नियम उसी तरह से बने, लेकिन दोनों को चलाने वाले लोग अलग अलग है। चलाने का जो सिस्टम है वह अलग है। संसदीय शासन प्रणाली की निम्न विशेषताओं की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या प्रमुख होता है, किस तरह से चलाया जाता है, उसको हम सब, उसकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं। संसदीय शासन प्रणाली शासन चलाने की एक प्रणाली है। केंद्रीय शासन प्रणाली के विधानमंडल को संसद कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। जैसे अभी पहले चित्र मैंने दिखाया है संसद का, भारत का जो पार्लियामेंट है संसद, वहां पर सभी सांसद जाकर के बैठते हैं। अब सांसद कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग है। लोकसभा में कुछ सदस्य होते हैं, 552 सदस्य, राज्यसभा में 250, इस 238 होते हैं, और बाद में फिर मनोनीत 12 होते हैं। इस तरह से 250 होते हैं, और प्रमुख उसका जो होता है राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो संसदीय शासन प्रणाली है, उसको चलाने की जो व्यवस्था है, वो मुख्यतः प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति एक अथोराइज्ड सिग्नेचरी की तरह काम करता है। साइन मतलब मान्यता देने का काम राष्ट्रपति करते हैं। संसद की लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इस सदन के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है, एक निश्चित संख्या है, 550, 550, और दो एंग्लो इंडियन। अगर कोई सभासद नहीं है तो एंग्लो इंडियन दो मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर 550 सदस्य है लोकसभा में, और वो सीधे तौर पर हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब है कि भारत की जनता द्वारा हर एक राज्य से चुन करके जाते हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे जो सांसद होते हैं, उन्हें हम सांसद कहते हैं। सांसद लोकसभा में जाते हैं, और फिर उन्हीं के द्वारा एक अलग से सिस्टम है जिससे राज्यसभा बनी है। वो एक तरह से सीधे इलेक्ट ना होकर के हमारे प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए सांसद होते हैं, जो राज्यसभा में जाते हैं, जिनका चुनाव सीधे तौर पर हमसे नहीं होता, हमारे प्रतिनिधि जिनको हमने चुना है वो चुनते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। इन चुनाव में सभी राजनीतिक दल सहभागी होते हैं। इन चुनाव में जिस राजनीतिक दल को आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती है, उस दल को बहुमत प्राप्त दल माना जाता है। बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। अब बहुमत क्या होता है? आधे से ज्यादा संख्या जिस पार्टी की, अनेक पार्टियां हमारे देश में है, हम लोग अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह के बारे में जानते हैं। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग चुनाव चिन्ह है। जैसे अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्ता जिसकी चल रही है, वह भारतीय जनता पार्टी की है, बीजेपी की, और उनका चुनाव चिन्ह कमल है। उसी तरह से उसके पहले जो पार्टी थी वो कांग्रेस की थी, तो उनका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा था। इस तरह से अनेक, जैसे शिवसेना है, भारतीय जनता पार्टी, एमएनएस है,
समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ऐसे अनेक दल मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। उसमें जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें चुन करके आती हैं, बहुमत उसी का होता है, जिसका बहुमत होगा वही शासन करता है। अब इस समय बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अर्थात आधे से ज्यादा जो सीटें जीत करके आता है उस दल को बहुमत प्राप्त होता है और वह सरकार बनाता है। कई बार किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, ऐसे समय कुछ राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत सिद्ध करते हैं और वे सरकार स्थापित करते हैं। इसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। अब गठबंधन की सरकार क्या है? जैसे सिर्फ एक पार्टी पूरी तरह से लीड नहीं कर पाती, सिर्फ एक ही पार्टी की सत्ता नहीं होती, तो ऐसे दो तीन पार्टियां मिल करके, जैसे महाराष्ट्र में राज्य में तीन पार्टियां मिलकर के सरकार चला रही है, कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना है, इस तरह से राष्ट्रवादी है। तो ऐसे अनेक पार्टियां हैं, उसमें से तीन पार्टियां मिलकर के चुनाव तीन पार्टियां मिलकर के सरकार चला रही है, तो ऐसे उस सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानमंडल के सदस्य बन जाते हैं और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है वह दल सरकार बनाता है, अर्थात बहुमत में जो होगा वह क्या करेगा? सरकार बनाएगा। राजनीतिक दल जो सबसे बड़ा दल होगा, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें चुन करके आई होंगी, वह पार्टी बहुमत में होती और वही सरकार बनाती है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री, अर्थात जो सारे सांसद जीते हुए बहुमत प्राप्त जो पार्टी है उसका एक प्रमुख व्यक्ति होगा, वही प्रधानमंत्री बनते हैं। वो अपने कुछ सहयोगियों का मंत्री पदों के लिए चुनाव करते हैं। फिर कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है, उसके बाद वित्त मंत्री है, रेल मंत्री है, ऐसे अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं उन मंत्रियों को और उनका चुनाव प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल संसदीय शासन प्रणाली में निहित कार्यकारी मंडल है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल पर दोहरा दायित्व रहता है। दोहरा अर्थात दो जिम्मेदारियां होती है। कार्यकारी मंडल के रूप में उसे कानून का कार्यान्वयन करना पड़ता है। वे विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं, अतः उन्हें विधानमंडल के प्रति दायित्वों को भी निभाना पड़ता है, अर्थात उन्हें दो दायित्व निभाना होता है। एक कार्यकारी मंडल के रूप में जो कानून है उन कानूनों का कार्यान्वयन करना, अर्थात वो कानून सुचारू रूप से चले, इसको भी देखना है। उसके साथ साथ नए नए जो संशोधन है, नए नए कानून है, नई नई जवाबदारियां, उनको उन दायित्वों को भी निभाना होता है। अब यहाँ पर संघ शासन व्यवस्था दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति प्रमुख है हमारे यहाँ, राष्ट्रपति के अंडर में दो कायदे मंडल अर्थात विधि मंडल और दूसरा कार्यकारी मंडल। विधि मंडल में कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। और कार्यकारी मंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री व उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य। तो संघ शासन व्यवस्था कैसे चलती है? उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति बताया सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है हमारे देश में, साइन करते हैं किसी भी नियम को, किसी भी बात को अप्रूव करना है तो उनकी मान्यता लेनी आवश्यक होती है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य कार्यकारी मंडल में प्रधानमंत्री का होता है, प्रमुख होते हैं और उसके अंडर में प्रधानमंत्री के अंडर में बाकी का उनका मंत्रिमंडल होता है। अब विधिमंडल में क्या क्या था? लोकसभा और राज्यसभा। इस तरह से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए पुनः विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ है कि मंत्रिमंडल के विधानमंडल के अधीन रहकर ही शासन चलाना होता है। तो जो विधानमंडल है उसी के अधीन जो नियम बनाए गए, जो विधि बनाई गई है, उसी के आधार पर मंत्रिमंडल अपना कार्य करता है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व अर्थात जितने भी चुने गए सांसद हैं उन सभी का उत्तरदायित्व होता है कि उस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाएं। किसी विभाग का निर्णय राज्य का निर्णय मान लिया जाता है। इस निर्णय का उत्तरदायित्व संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है। इसे प्रत्यक्ष रूप में कैसे लाया जाता है यह हम सउदाहरण अगले पाठ में पढ़ेंगे। अब आगे के जो पाठ है उसके बारे में और भी डिटेल में दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ संसदीय शासन प्रणाली क्या है उसका इंट्रोडक्शन है, एक तरह का परिचय है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल के विश्वास पर टिका रहता है।
इसका अर्थ यह है कि जब तक कार्यकारी मंडल की विधानमंडल का समर्थन प्राप्त होता है तब तक कार्यकारी मंडल अर्थात प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल पद पर बना रहता है। यदि विधानमंडल अथवा संसद को ऐसा लगता है कि कार्यकारी मंडल विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तब संसद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यकारी मंडल को सत्ता से निष्कासित करती है। अविश्वास प्रस्ताव नियंत्रण रखने का एक प्रभावी साधन है। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अगर हम लोग समाचार देखते होंगे तो ढेर सारे राज्यों में इस तरह की बातें चलती हैं कि वहां पर कुछ विद्रोह होता है, या ऐसा लग रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री या उनका मंत्रिमंडल ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, या कोई गलत दिशा में जा रहा है, या कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो उस समय अविश्वास प्रस्ताव अर्थात हमको आप पर विश्वास नहीं है, इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है संसद में। और अगर उस संसद में ये पास हुआ, लोग ज्यादा अगेंस्ट में है, ज्यादा विरोध में है, वोटिंग होती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रूप से, अगर उसमें वोट ज्यादा नहीं पड़े उनके फेवर में प्रधानमंत्री के, तो पूरा मंत्रिमंडल निष्कासित किया जाता है, बहिष्कृत किया जाता है, फिर से चुनाव होता है। इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रभावी साधन है जिससे सत्ता पक्ष को नियंत्रित किया जा सकता है या नियंत्रण में रखने का कार्य होता है। इसका मतलब वो गलत नहीं चल सकते, गलती ना करें, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत अच्छा प्रभावी माध्यम है, प्रभावी साधन है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद अथवा विधानमंडल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में आम जनता की अपेक्षाओं को रखते हैं। लोगों के हितों के लिए क्या करना चाहिए, यह संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद लोगों के प्रतिनिधियों का सदन होने के कारण और जनता के सर्वश्रेष्ठ अधिकार को व्यक्त करने के कारण संसद का स्थान श्रेष्ठ है। अतः इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। अब जैसा मैंने पहले ही बताया कि संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था में जो सांसद चुने जाते हैं वह सीधे तौर पर हम चुन करके भेजते हैं, अर्थात आम जनता चुन करके भेजती है, इसलिए वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे में से ही एक नेता चुन करके हमने संसद में भेजा है जो हमारे लिए काम करते हैं, अर्थात हमारे हित को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश हित को ध्यान में रखते हुए, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें कार्य करना होता है। जो भी नियम बनाए जाएंगे वो जनता के हित में होने चाहिए, देश हित में होने चाहिए, और उसको सुचारू रूप से चलाने का कार्य वो करते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि भारत देश की पूरी जनता एक साथ तो संसद में जा नहीं सकती, इसलिए एक एक प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है, और वो उनका अधिकार होता है, अर्थात हमारा अधिकार व्यक्त करने का अधिकार उनको संसद में होता है। हमारी बातों को संसद में रखने का कार्य वह सांसद करता है। अब संसदीय शासन प्रणाली को हमने क्यों स्वीकार किया? क्यों? इसके कुछ कारण है। ब्रिटिश शासन काल में भारत में संसदीय संस्थाओं की निर्मित हुई थी। जैसा हम पहले भी जानते हैं बच्चों के, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, निरंकुश शासक होते थे, अर्थात उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता था, वो हम पर राज करते थे, जनता पर। जो अच्छे राजा होते थे वो तो ठीक है, जो अन्यायी राजा होते थे, अत्याचारी होते थे, वो किसी भी तरह का बर्ताव जनता के साथ करते थे। ब्रिटिश हुकूमत जब आई, ब्रिटिशों का जब शासन काल आया, उन लोगों ने भी बहुत से अत्याचार किए। इसके बाद जब इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली शुरू हुई तो उसी को फॉलो करते हुए कुछ नियम हमारे देश में भी लागू किए गए। तो ब्रिटिशों के शासन काल में भारत में संसदीय संस्थाओं की निर्मित हुई। ब्रिटिशों ने इस प्रणाली के माध्यम से शासन चलाना हमारे देश में शुरू किया। संसदीय शासन प्रणाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति अर्थात भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, यही संसदीय शासन प्रणाली के ही अनुरूप हुआ, अंतर्गत हुआ कि हमारे देश में भी कानून होने चाहिए, और उस कानून को चलाने का, बनाने का अधिकार हमारे नेताओं के पास होना चाहिए। ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है। तो संविधान सभा में इस प्रणाली पर बड़ी चर्चा हुई थी। संविधानकर्ताओं ने इस प्रणाली में भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ऐसे परिवर्तन किए, अनेक परिवर्तन किए गए जो ब्रिटिश काल में नियम बनाए गए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद जो कानून बनाने का कार्य था हमारे देश के नेताओं के पास आया, तो उसमें अनेक चर्चाएं हुई, परिचर्चाएं हुई। बहुत डिस्कशन करने के बाद लगभग 2 साल से भी अधिक का समय लगा उसमें संशोधन करने में। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इसमें ये सारे लिखित कानून, लिखित विधिमंडल के द्वारा जो लिखा गया
वो पास हुआ, पारित हुआ। संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा परिचर्चाओं का बड़ा अवसर होता है। संसद में सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होती है। इस चर्चा में विरोधी दलों के सदस्य भी सहभागी होते हैं। सभी मुद्दों पर शासन को सहयोग देना, शासन की नीतियों अथवा कानून में निहित दोष दिखाना, प्रश्नों को अध्ययन पूर्वक पूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना आदि कार्य विरोधी दल कर सकते हैं। इससे संसद को निर्दोष और सक्षम कानून बनाना संभव होता है। इसका मतलब है कि संसद में विरोधी दल का भी उतना ही महत्व है जितना सत्तारूढ़ पक्ष का होता है। जो शासन चला रहा है उससे बड़ी जवाबदारी विरोधी दल की होती है। अगर सत्ता पक्ष किसी भी तरह की गलतियां करता है, किसी भी तरह के कानून के साथ छेड़छाड़ या आम जनता के खिलाफ कोई चीज पारित हो रही है, तो उसका विरोध करने का काम विरोधी दल, ढेर सारी चर्चा परिचर्चा होती है, उसके बाद कहीं संशोधन के बाद कहीं कोई नया कानून पारित होता है। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है? शासन चलाने की एक अन्य प्रणाली के रूप में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उल्लेख कर सकते हैं। अमेरिका में ऐसी शासन प्रणाली है। यह प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न है। विधानमंडल से कार्यकारी मंडल निर्लिप्त रहता है और जिसमें कार्यकारी प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इस प्रणाली को भी अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली शुरुआत में ही मैंने बताया कि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के, तो वहां पर जो सिस्टम है, अमेरिका में जो सिस्टम है, वहां पर सीधे राष्ट्राध्यक्ष को चुनने का काम जनता करती है। कई महीनों तक इलेक्शन होते हैं, लोग अपना वोट दे करके किसी के फेवर में देते हैं, तो जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो राष्ट्राध्यक्ष बनेगा। वैसी जो व्यवस्था है वह अमेरिका में। शासन संस्थाओं की तीनों अंग इस प्रणाली में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, परंतु उनके कार्यों में जो एक सूत्रता रहेगी, इसके लिए आवश्यक पारस्परिक संबंध भी रहते हैं। अमेरिका ने इस शासन प्रणाली का अंगीकार किया है। इस शासन प्रणाली की कुछ निम्न विशेषताएं। अब अमेरिका में जो शासन प्रणाली है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। उसकी विशेषता क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधानमंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। हमने देखा कि हमारे संसदीय शासन प्रणाली में विधानमंडल कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर आश्रित होते, निर्भर होते हैं। सांसदों पर दोहरी जवाबदारी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। विधानमंडल अलग है, कार्यकारी मंडल अलग, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। विधानमंडल के एक सदन का चुनाव सीधे जनता द्वारा, तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा किया जाता है। राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं। उन्हें कानून का कार्यान्वयन करने के साथ साथ अन्य अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अब राष्ट्राध्यक्ष को अधिक अधिकार प्राप्त है वहां पर, और राष्ट्राध्यक्ष को भी सीधे जनता चुनती है और कार्यकारी मंडल को भी चुनने का काम वहां की जनता सीधे तौर पर करती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की संरचना होने पर भी विधानमंडल और कार्यकारी मंडल एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। एक दूसरे पर नियंत्रण रखने से उत्तरदायी पद्धति से शासन चलाया जा सकता है। अब संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अतिरिक्त कुछ अन्य शासन प्रणालियां हैं, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में विभिन्न देश अपनी परिस्थिति के अनुकूल ऐसी शासन प्रणालियों का अवलंब करते हुए दिखाई देते हैं। अगले पाठ में हम भारतीय संसद की संरचना क्या है, उसकी कार्यप्रणाली और भूमिका आदि का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हम अनेक देशों के बारे में, वहां पे कौन सा सिस्टम है, किस तरह से वहां पे राजकाज चलता है, प्रशासन किस तरह से जनता के लिए कार्य करती है, ये हम देख सकते हैं। समाचार में इस तरह की अनेक बातें आती रहती हैं। अब यहाँ पर स्वाध्याय दिया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ पे सबसे पहले विकसित हुई? इंग्लैंड में। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का प्रमुख कौन है? राष्ट्राध्यक्ष, अध्यक्ष है, और संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। विधानमंडल का क्या कार्य है, फिर कार्यकारी मंडल का क्या कार्य है, न्यायपालिका किस तरह से जजमेंट देने का काम करती है कि कोई कानून का उल्लंघन न करे, इस तरह से हम देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।